अस्सलाम वालेकुम। अक्टूबर 25 की कॉल लेके खालिद सैफुद्दीन आपके साथ और हम समय पहले टिप ऑफ द डे पे बात करेंगे। जो टिप ऑफ द डे है उसमें कल मैंने कहा था कि प्राइसेस मेरे लिए मैटर नहीं करती, मैटर करता है मेरे लिए ट्रेंड एंड सेंटिमेंट। ये कल की जो हमने टिप ऑफ द डे थी उसमें डिस्कस किया। आज भी कमोबेश वही बात है, कोई ज़्यादा तब्दीली नहीं है, मगर मैं दो बातें याद दहानी करा रहा हूँ। मैंने ख़ास तौर पे मेरा हर जो कोट मैं कोट करता हूँ या जो मेरी टिप्स होती हैं या मेरी सेइंग्स होती हैं, वो आम तौर पे मेरी कोशिश होती है कि मार्केट के मुनासिबत से हों। तो जुमेरात को हमने एग्जिट कॉल दी, मार्केट ऊपर जा रही थी मगर हम एग्जिट कॉल दे रहे थे। दौरान मार्केट मार्केट ज़बरदस्त बुलिश थी, उसके बावजूद एग्जिट कॉल दी। फिर जुम्मे की कॉल में फिर एग्जिट कॉल दी। तो ये जो था बेसिकली मैं रिलेट कर रहा हूं टिप ऑफ द डे से कि मार्केट के सेंटिमेंट को समझते हुए हम एक डिसीजन ले रहे थे कि पहले हमने ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को फॉलो किया, फिर जब हम सेलिंग कॉल देने लगे तो हमने सीधा सीधा माल बेचा। और कल तो जुमे को तो हमने इतनी ज़बरदस्त ट्रेडिंग की है कि माल बेचा, फिर नीचे जाके ख़रीदा। मैंने कुछ बाय देखी, ट्रीट की 40 रुपए 25 पैसे की, यूनिटी की 28 रुपए 10 पैसे की। सोचे आप कितना मज़ा आया होगा कल वो माल बेचने में। उसके बाद दोबारा मिल भी गया। तो अगर इन चीज़ों को समझेंगे, ये कोई वक्त ज़ाय करने के लिए मैं टाइम नहीं लगाता। जो टिप ऑफ द डे, कोट्स, ये तमाम चीज़ें लर्निंग पर्पस के लिए होती हैं। ठीक है जनाब। तो मैंने यहाँ पर कहा है कि बॉटम और प्राइसेस कई दफ़ा इंपॉर्टेंट नहीं रहती। पिछली पिछली टिप में मैं सिर्फ प्राइसेस की बात कर रहा था, अभी मैंने इसमें बॉटम को भी ऐड कर दिया, क्योंकि पिछले दिनों जिम रॉजर्स आपकी मैंने एक बात शेयर की थी कि वो कहते हैं 14 साल का बॉटम, कुछ कोई कहता है 4 साल का बॉटम। तो उस वक्त मैंने कहा था कि अहमियत है बॉटम की, लास्ट लो की भी अहमियत है, ईयरली लो की भी अहमियत है, मंथली लो की भी अहमियत है, मगर ये तमाम अहमियतें ट्रेंड और सेंटिमेंट के मुकाबले पे जब खड़ी होती हैं तो उनकी कोई अहमियत नहीं है। अगर इस वक्त मार्केट कोई स्टॉक 4 साल का बॉटम बना रहा है, अच्छी बात है, यहां पे हमको ऐसा लगता है कि बाइंग करनी चाहिए। मगर मैं ट्रेंड के अंदर जबरदस्त वीकनेस देख रहा हूं, तो आपके ख्याल में क्या मैं इस बॉटम पे माल लेना चाहूंगा? जी नहीं, आई विल वेट। मैं इसको या तो इस बॉटम के ऊपर इस्टेब्लिश हो, टाइम गुजार ले, मैं बाद में बाय कर लूंगा, थोड़ा ऊपर जाके बाय कर लूंगा, मगर यहां बाय नहीं करूंगा। तो बताने का मतलब यह था कि बॉटम की अहमियत है, मगर ट्रेंड को इग्नोर ना करें। ठीक है जी। उसके बाद हमारी एक स्लाइड जो पिछले दिनों से चल रही है, उसमें हम ये कहते हैं कि एक ट्रिमेंडस बाइंग अपॉर्चुनिटी आपको मिली स्टॉक में बाय करने की, और आपने देख लिया 22 और कल के कुछ जो थोड़ा बहुत ऊपर गई मार्केट, वो पॉइंट मिला लें तो 22-2500 पॉइंट मार्केट ने अपने लो से रिकवर कर लिया। बहुत है, इनफ है। अब आज मैंने उसी स्लाइड पे बात यह की है कि मैं अभी भी मानता हूं कि मार्केट बाइंग पैराडाइज है। फर्क क्या है? फर्क सिर्फ इतना है कि इसमें स्ट्रेटजी कौन सी इस्तेमाल करनी है। बेच के दोबारा एक्यूमुलेट करना है या बस खरीद के सो जाना है, यह देखना है। मार्केट में शॉर्ट टर्म ट्रेडर और मीडियम टर्म ट्रेडर, उनकी रिस्क लेवल बहुत हाई है, बहुत हाई है। उनकी बाइंग स्ट्रेटजी लॉन्ग टर्म वाले से डिफरेंट भी होती है। मैंने खास तौर पे कहा था पिछली 2-3 वीडियो में कि आजकल शॉर्ट टर्म ट्रेड जो है उसकी बाय कॉल निकलती है ड्यूरिंग ट्रेड, ड्यूरिंग सेशन, मगर मार्केट के आगाज जो है उसमें माल बेच के करेंगे हम। आमतौर हमने पिछले कई सेशंस में ऐसा किया है, तो स्ट्रेटजी को तब्दील किया। तो यही बात समझाने की कोशिश कर रहा हूं। कीप ऑन अमेंडिंग योर स्ट्रेटजी एज पर द मार्केट ट्रेंड एंड सेंटिमेंट। ठीक है जी। तो मार्केट अभी भी बाइंग पैराडाइज है, कोई ऐसी बड़ी बात नहीं है। आईएमएफ की हाइप ओवर हुई,
अब रियलिटी की तरफ आएंगे, ठीक है। उसके बाद हम थोड़ा सा रैप अप कर लेते हैं। एक तो मुझे आप लोगों से पॉलिटिकल टर्बुलेंस पे भी बात करनी है, और वो भी मैं बात करूंगा। तो पहले हम पिछले हफ्ते के ग्लिम्स देख लें, तो इसको ज़रा तेज़ी से वॉक ओवर करते हैं कि पिछले हफ्ते की कॉल में मैंने कहा कि कंटिन्यूएशन की पॉसिबिलिटी है बुल्स की, मगर बहुत दूर तक नहीं जाएंगे, और मेरे अंदाजे से बहुत ज़्यादा दूर चले गए। मैं तो यहाँ तक भी नहीं देखता था। अच्छी बात है, दैट्स वेरी गुड। इसीलिए हमने बीच हफ्ते में अपनी स्ट्रेटजी को अमेंड किया और ट्रेलिंग स्टॉप लॉस पे आए। खास तौर पे मेरी इंडेक्स कॉल में भी और स्क्रिप्ट कॉल में भी ये बात ऑन रिकॉर्ड लाई गई कि माल टारगेट पे नहीं बेचना, स्टॉप लॉस को ट्रेल करना है। दैट वाज बिकॉज ऑफ द मोमेंटम ऑफ बुल्स इन द मार्केट। अब जनाब मार्केट ने 46,164 का लो लगा लिया। फिर उसके बाद जिस तरह जुमेरात जुम्मे को सेलिंग की बात की गई, ऑब्वियसली एग्जॉर्शन की उम्मीद थी इसलिए की गई, थोड़ी सी एग्जॉर्शन भी देख ली। वीकली क्लोजिंग देखे तो कोई बुरी नहीं हुई, अच्छी क्लोजिंग है। मेरे ख्याल में 756 पॉइंट के इजाफे के साथ हुई है। उसके बावजूद भी मैं कह रहा हूं कि मार्केट अच्छी नहीं है, एग्जॉर्शन थी, माल बेचने को कहा जुमे को। अच्छा जनाब, वॉल्यूम बावजूद इस पूरे हफ्ते में एक्साइटमेंट रही, वॉल्यूम फिर भी तकरीबन पता नहीं 29% शायद डिक्लाइन हुए, ठीक है जी। और मैंने पिछले हफ्ते में 2-3 ट्रिगर्स बताए थे। एक तो था आईएमएफ के हवाले से कि आईएमएफ की हमारी 18 तारीख को मीटिंग है, और दूसरा था कि पॉलिटिकल ट्रबल्स होगी। तो आईएमएफ के हवाले से जो मैंने बात की थी, तो उसमें तो कुछ पॉजिटिव हाइपर मूव मिल गई हमको। आफ्टर मैथ क्या होगी अभी इसको मैं डिस्कस नहीं कर रहा, अभी आने तो दें, जरा डिटेल आने दें, फिर आफ्टर मैथ डिस्कस करेंगे। मगर अभी तक जो हुआ वो आईएमएफ की हाइपर थी। और जब भी हम किसी फॉरेन इंस्टीट्यूशन से गुफ्तगू करने बैठते हैं, तो हमारी कोशिश होती है कि मार्केट को हम आउट परफॉर्म करता हुआ दिखाएं। तो आप देखेंगे उन दिनों में मार्केट थोड़ी परफॉर्मेंस करती हुई नजर आती है, ठीक है जी। तो ये भी एक चीज हमने देखी मार्केट में कि मार्केट थोड़ा आउट परफॉर्म करती हुई नजर आई, ठीक है। अब आ जाए पॉलिटिकल ट्रबुलेंस के बारे में। देखिए पॉलिटिकली जो है मुझे बहुत सारे मसले नजर आते हैं। नंबर 1 आईएमएफ, इकोनॉमी वाइज आईएमएफ, उसकी आफ्टर मैथ। नंबर 2 जीरो वर्किंग इन ऑन इकोनॉमिक मैटर्स, कोई वर्किंग नहीं हो रही क्योंकि हुकूमत तो परेशान फिर रही है, शदीद परेशान फिर रही है। करना क्या है, एक नोटिफिकेशन पिछले 15 दिन में जारी नहीं हो सका, तो आप हुकूमत की बेचैनी और परेशानी का अंदाजा कर सकते हैं। बड़े बड़े बोलने वाले शेख रशीद जैसे सहाफ़ी को जवाब देने के अहल नहीं है। फवाद चौधरी जैसे जो उड़ते फिर रहे हैं, उड़ते फिरते हैं, जो बड़े धड़ल्ले से बातें करते थे, उनके पास बात करने को नहीं है। तो ये बड़ा मामला सीरियस मामलात की तरफ पॉइंट करता है। फिर वो जो गिल शिल जैसे लोग हैं, गिल हों, हमाद अजहर जैसे लोग हों, इनकी सोशल मीडिया पे जो परफॉर्मेंस है वो उनकी फ्रस्ट्रेशन को भी जाहिर करती है, और सब में अहम तरीन बात ये जाहिर करती है उनके पीछे से एक हाथ था जिसके बलबूते पे ये उछला कूदा करते थे, वो हाथ पीछे से हट गया है जो मौजूदा। क्योंकि अगर वो हाथ मौजूद होता तो वो जर्नलिस्ट अपनी नौकरी से भी जाती, वो नौकरी से नहीं गई, सिर्फ ट्रोलिंग हुई, ठीक है। तो जरा समझने की जरूरत है, और यही कंसर्न इन्वेस्टर्स का भी है। तो इस बात पे मुकम्मल तवज्जो दीजिए, गौर कीजिए, उसके बाद आगे चलिए, ठीक है जी। तो पॉलिटिकल ट्रबुलेंस जरूर है। कल जो लाहौर में हुआ अच्छा नहीं हुआ, ठीक है। और कल मैं सुन रहा था कि वज़ीर आज़म साहब सऊदी अरब चले गए, शेख रशीद मैच देखने चले गए, और टीएलपी का मुजाहरा चल रहा है, प्रोटेस्ट चल रही है। व्हाट द हेल इज गोइंग ऑन। मतलब घर में एक मसाइल का अंबार है। आमतौर पे लोग अपने दौरे मनसूख करके वापस मुल्क पहुंचते हैं,
ये कैसे पागल हैं जो अपना मुल्क से बाहर चले जाते हैं। मैं पुलिस वालों के स्टेटमेंट सुन रहा था, वो ये कह रहे थे कि पिछली दफा भी हमें मरवाया था, इस दफा भी हमें मरवाएंगे। 2 पुलिस वाले शहीद हो चुके हैं। कौन जिम्मेदार है? कौन जिम्मेदार है? मगर याद रखिएगा, जब पॉलिटिकली ऐसी प्रोटेस्ट होते हैं, वायलेंस होता है, तो उसका फायदा कोई जरूर उठाता है, चाहे वो अपोजिशन लीडर हो, चाहे वो छुपे हुई ताकतें हो, या कोई भी हो, आई डोंट माइंड, मगर वो फायदा उठाया जाता है। अपोजिशन की तैयारियां, प्रोटेस्ट, जलसे और धरने, इनके हवाले से जो कार्रवाइयां चल रही हैं, वो इस वक्त जलते हुए तेल में आग का काम करेंगी। क्या कहते हैं उसको? चिंगारी वो जो होती है, तेल के ऊपर चिंगारी डालना। और ये जो लाहौर का वाकया हुआ है, अभी भी वक्त है, सीख लें इससे। जो बेवकूफ़ी की गई है कि कोई भी जो प्रॉपर डिसीजन लेने वाले लोग हैं, वो तो ट्रोलिंग कर रहे हैं सोशल मीडिया पे, वो तो दुबई में मैच देख रहे हैं, वो तो सऊदी अरब में भीख मांगने गए हैं। तो पुलिस वाले क्या करेंगे? क्या पुलिस वालों को मरने के लिए छोड़ दिया जाएगा? नहीं जनाब, ये किसी नतीजे पर पहुंचेंगे। आई रिमेंबर वर्ड्स ऑफ चौधरी परवेज इलाही, जब वो कौन से जस्टिस थे, जो इफ्तिखार चौधरी, उनके खिलाफ जो एक जुलूस निकला था इस्लामाबाद से और पंजाब की तरफ जा रहा था, बावजूद परवेज मुशर्रफ के प्रेशर के, चौधरी परवेज इलाही ने कहा नहीं, इंसानों पे जुल्म नहीं हो सकता, ये तमाम हमारे मुल्क के शहरी हैं। मैं सलूट करता हूं परवेज इलाही साहब को, बेहतरीन डिसीजन लिया। वही घटिया डिसीजन कराची वालों ने लिया और कराची में प्रॉब्लम्स हुई, लोग मरे। तो ये वो वक्त होता है जिस वक्त बड़े तारीखी फैसले करने की जरूरत होती है, और अनफॉर्चुनेटली ये चीज हो रही है, और इन्वेस्टर के लिए ये कंसर्न होगा, बिल्कुल होगा ये कंसर्न। तो इन चीजों को मद्देनजर रखते हुए मैंने अपनी कॉल में आपको थोड़ा सा एहतियात का मशवरा दिया है। जुमे का आप चार्ट देख लीजिए, इस पर भी जरा जल्दी जल्दी बात कर लेंगे। मैंने इसमें ग्रे चार्ट की झलक भी दिखाई है, जो मैं अपना रेंजेस दिखाता रहता हूं आपको कि किस तरह मार्केट रेंज में आई है, कहाँ एग्जॉस्ट हुई। 42,000 42,775 अभी तक ऑनर हुआ है, मार्केट वहां तक नहीं गई। अच्छी बात है, क्योंकि वो भी एक सपोर्ट है। वैसे तो मंदी में है, मगर एक वो भी एक स्ट्रांग सपोर्ट है। कल का सेशन देखें तो कोई अनहोनी नहीं हुई, क्योंकि ड्यूरिंग सेशन जो मैं आपसे बातें करता हूं, उसमें मैंने पहले तो कॉल में ही आपको कल बता दिया था 45,400 और 45,200 के लेवल्स जो हैं वो मार्केट को सपोर्ट करेंगे। कल ये बात मैं कल की इंडेक्स कॉल में जो यूट्यूब पर है मौजूद है, ये बात खास तौर पे लिख कर बताया है। तो कल 45,400 से हमने बाइंग शुरू की थी और 200 तक हमारी बाइंग जारी रही, टारगेट करके, लिमिट लगा के बाइंग की। उसका नतीजा ये हुआ कि जब मार्केट ने रिकवरी की, 45,500 पे आई, तो बड़े आराम से हाथ झटक के हमने अपना माल बेचा, कुछ माल वापस भी ले लिया। तो अगर फोकस होंगे, ट्रेंड और सेंटिमेंट को समझेंगे, तो हम ये फैसला कर सकते हैं। अब चलते हैं अगले सेशन की तरफ, पॉसिबिलिटीज एंड स्ट्रेटजीज एज पर टेक्निकल चार्ट। इसमें कोई दो राय नहीं कि जो क्लोजिंग है मार्केट की वो बड़ी एक्साइटिंग है, टेम्पटिंग है। वो ये कहती है मार्केट तो बड़ी बुलिश है, हाँ जी अच्छी क्लोजिंग है, सिर्फ जुमे को एग्जॉर्शन है थोड़ा, मगर रियलिटी, ग्राउंड रियलिटी अच्छी नहीं है। ग्राउंड रियलिटी में भी सब में ज्यादा मुतासिर सेंटिमेंट है, ट्रेंड अभी इतना मुतासिर नहीं हुआ है। बुल एग्जिस्ट करते हैं, मोमेंटम अभी पूरा इनका बना भी नहीं है, और जो मोमेंटम गेन किया था वो पूरा खत्म भी नहीं हुआ। तो बुल एग्जिस्ट करते हैं, मगर सेंटिमेंट सपोर्ट नहीं कर रहे। तो केयरफुल रहने की जरूरत है, बहुत केयरफुल रहने की जरूरत है। तो हम क्या करेंगे? हम चाहेंगे कि हम बाइंग ऑन डिप की अपॉर्चुनिटी को जाने ना दें। उसका तरीका प्लेसिंग बाइंग लिमिट इन सिलेक्टिव स्टॉक। हर स्टॉक में हम नहीं जा रहे, चंद स्टॉक उठा के रख लें जिसमें सिर्फ डेली ट्रेड करनी है, जैसे ट्रीट है, टीआरजी है, नेटसोल है, इस तरह के, इवन टैली भी है। ये तमाम स्टॉक में जहां हमको
मैं इंशाल्लाह मार्केट के दौरान कोई पोजीशन नजर आएगी आपको बताऊंगा, डेली ट्रेड कीजिए, उठा उठा के नहीं रख रहे, उठा के रखने हैं स्ट्रॉन्ग पिक, या तो अक्टूबर पोर्टफोलियो या स्ट्रॉन्ग पिक। कुछ कुछ स्टॉक ऐसे हैं जो अक्टूबर पोर्टफोलियो में नहीं है मगर स्ट्रॉन्ग पिक में है। भाई अक्टूबर पोर्टफोलियो में कोई मैं 100 स्टॉक तो दे नहीं सकता, मगर अल्लाह का शुक्र है हमारी मार्केट में 100 से बहुत ज्यादा स्टॉक ऐसे हैं जो स्ट्रॉन्ग पिक में रहने की अहलियत रखते हैं, तो वो मेरी नजरों में आते हैं तो मैं स्ट्रॉन्ग पिक में ऐड कर देता हूं। कई दफा उनको मैं अक्टूबर पोर्टफोलियो में भी ऐड ऑन करता हूं, जैसे अभी रिसेंटली हमने 2 स्टॉक किए और उसमें एक स्टॉक तो 14 अक्टूबर को ऐड ऑन हुआ और माशाल्लाह हम उसमें से एग्जिट भी ले चुके हैं। नाउ वी आर प्लानिंग फॉर अ सेकेंड एंट्री, दैट्स हाउ माई पोर्टफोलियो गोना वर्क। मैं मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटी पे बिलीव करता हूं। मैं पाकिस्तान को एक हाई वॉलेटाइल पॉलिटिकल कंट्री समझता हूं और इस चीज को समझते हुए मैं कोई लॉन्ग टर्म शॉन्ग टर्म पे बिलीव नहीं करता। किस बात का लॉन्ग टर्म? खान साहब कब तक रहेंगे मुझे नहीं पता, बिल्कुल भी नहीं पता। मुझे सिंध के चीफ मिनिस्टर का नहीं पता, मुझे होम सेक्रेटरी का नहीं पता, मुझे वजीर खजाना का नहीं पता। लॉन्ग टर्म इन्वेस्टमेंट करूंगा? नो सर। मल्टीपल ट्रेडिंग अपॉर्चुनिटीज, मीडियम टू, मेरा लॉन्ग टर्म ही 4 से 6 महीने, 4 महीने का होता है। मौजूदा इसमें सिनेरियो में मैंने उसको 6 महीने किया, हकीकतन 4 महीने का लॉन्ग टर्म है मेरा। 45,455 के नीचे, 45,455 के नीचे मार्केट अगर सस्टेन करती है तो फिर 45,211 तक मार्केट आ सकती है, और 45,211 के नीचे मुझे बियर्स में एग्रेशन नजर आता है। मैं बुल्स की एफर्ट्स को सीरियसली नहीं लूंगा जब तक मार्केट 45,905 के ऊपर नहीं रुकती। 45,905 के ऊपर रुकेगी मैं सीरियसली लूंगा, नहीं रुकेगी मैं नहीं लूंगा। शॉर्ट एंड स्ट्रेंथ की स्ट्रेटेजी को लेके चलूंगा, माल बेच के फिर नीचे बाय करूंगा। सेलिंग योर एक्यूमुलेटेड स्टॉक एंड बाइंग बैक, दिस इज द बेसिक स्ट्रेटेजी, बेसिक स्ट्रेटेजी इन द मार्केट। सीमेंट में हमने बाइंग की, अक्टूबर पोर्टफोलियो पे भी बाइंग की, और उसी मैपल लीफ को हम बेच भी रहे। क्यों बेच रहे हैं? क्या वो अक्टूबर पोर्टफोलियो से बाहर चला गया? जी नहीं, अभी आपको बाइंग प्लेस करने को भी मिलेगी। तो जरा इसको इस्तेमाल करें, किसी बात को ग्रांटेड और पत्थर पे मत लिख लें कि पीपीएल अच्छा है तो बस अच्छा है, हर रेट पे अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। हर हालत में अच्छा है, ऐसा कुछ नहीं होता। आई नो पीपीएल एंड ओजीडीसी द मोस्ट फंडामेंटली स्ट्रांग कंपनी ऑफ द कंट्री, मुझे कोई एतराज नहीं इस बात पे। अभी बाय करना है या नहीं करना है इस पे मैं बहस कर सकता हूं, बाइंग का ट्रेंड है या नहीं है इस पे मैं बहस कर सकता हूं। तो ये स्ट्रेटेजी अमेंड होगी, तो प्लीज समझिए, सोचिए, उसके बाद ट्रेड कीजिए। मार्केट जो है 45,742 से 45,415, इसके बीच में इनडिसाइसिव और लैकलस्टर है। 3 चीजें बता दी। 45,211 के नीचे एग्रेशन ऑफ बियर्स, 45,455 के नीचे डिप्रेशन, और 45,742 और 415 के बीच में लैकलस्टर। ठीक है जी। तो एक बात जिससे मैं आपको आगाह करना चाह रहा हूं, आई होप कि आप लोग मेरे थोड़ा सा मुझे टॉलरेंस देंगे। मेरी एक छोटी सी सर्जरी है और ऐन मुमकिन है कि मैं 28 तारीख को मेरी सर्जरी है, तो शायद कि मैं 29 तारीख को, जो कि फ्राइडे है, उस दिन शायद वीडियो अपलोड ना कर सकूं। कोशिश करूंगा कि एटलीस्ट ऑडियो दे दूं अगर आई फील बेटर, और अगर नहीं तो खुदा ना ख्वास्ता तो फिर मैं जुमे को, फ्राइडे को, नेक्स्ट फ्राइडे को छुट्टी करूंगा। मेरी आप तमाम व्यूवर्स से, मेम्बरान से गुजारिश है, मेरे लिए दुआ फरमाइए। जुमेरात के दिन मेरी सुबह सर्जरी है, तो जुमेरात के दिन सेशन के दौरान भी मैं आपको नहीं मिलूंगा, मिड डे कॉल भी जुमेरात को नहीं दे पाऊंगा, तो काइंडली थोड़ा सा टॉलरेट कर लीजिएगा। इंशाअल्लाह ताला, अल्लाह ने चाहा, अल्लाह ताला ने बेहतरीन सेहत दी, तो फिर हम उसके नेक्स्ट वीक मंडे से आपके साथ कोशिश करेंगे। मंडे को भी अगर नहीं पॉसिबल हुआ तो एटलीस्ट ट्यूसडे वेडनेसडे से आपके साथ एक्टिव हो जाऊंगा। मेरे लिए दुआ फरमाइए। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।